दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो बस केस दर्ज कर दो। या तो आरोपी राजीनामा कर लेगा और रुपए दे देगा, और राजीनामा नहीं किया तो कोर्ट या तो डेढ़ दोगुनी राशि की सजा कर देगी। तो आरोपी को रुपए देने ही पड़ेंगे, और आरोपी ने रुपए नहीं दिए तो जाएगा जेल। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा 2024 बताता है कि हर बाउंस हुआ चेक अपराध नहीं होता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर पाता है कि चेक किसी कानूनी सम्मत लेन देन के लिए दिया गया था, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझिए। दोस्तों, इस मामले में परिवादी ने दावा किया कि उसने आरोपी को 2 लाख रुपए उधार दिए थे। यह पैसा उसने उसके परिवार की ज़रूरतों और मकान की मरम्मत के लिए दिया था। बदले में आरोपी ने एक चेक नंबर 015639 बैंक ऑफ इंडिया का दिया था, ताकि उधार की रकम लौटाने की गारंटी बनी रहे। दोनों के बीच एक लिखित एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें कहा गया था कि 6 महीने के अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन जब समय आया, तब तक पैसे वापस नहीं हुए। तो परिवादी ने 22 अक्टूबर 2013 को वह चेक बैंक में लगाया, और बैंक ने 24 अक्टूबर को यह कहकर चेक लौटा दिया कि खाते में इनसुफिशिएंट फंड, यानी कि पैसे कम हैं। इसके बाद परिवादी ने 31 अक्टूबर 2013 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा और भुगतान की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर परिवादी ने धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी एनआई एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। उसके बाद आरोपी न्यायालय में उपस्थित हुआ। अब दोस्तों, यहाँ से सारी कहानी पलट जाती, क्योंकि आरोपी ने कोर्ट में कहा कि यह चेक उसने परिवादी को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को 2012 में सिक्योरिटी के तौर पर दिया था। वो व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया और चेक लौटाया ही नहीं, और वही चेक कैसे परिवादी के पास पहुंचा उसे पता नहीं। यानी उसके अनुसार ये पूरा मामला झूठा था। ट्रायल कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। परिवादी ने खुद के बयान दिए और सबूत दिए, लेकिन जब अदालत में परिवादी से सवाल हुए तो वो अपने ही बयानों में उलझ गया। परिवादी ने एक बार कहा कि चेक लोन देते समय लिया गया था, दूसरी बार कहा कि ये बाद में पैसा वापस ना करने पर लिया गया था। ऊपर से उसके पास इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी ये 2 लाख रुपए उधार देने का जिक्र नहीं था, जबकि कानून कहता है कि अगर आपने किसी को इतनी बड़ी रकम उधार दी है तो उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा जिस एग्रीमेंट का हवाला दिया गया था, उस पर सही कानूनी सिग्नेचर नहीं थे, बस सफेद पेपर पर एक सिग्नेचर था जो कानूनी रूप से मान्य नहीं माना गया। इन सब बातों को देखकर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि परिवादी ये साबित नहीं कर पाया कि वाकई में कोई कानूनी लेन देन था, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। अब परिवादी इस फैसले से नाराज हुआ और हाईकोर्ट चला गया। उसने हाईकोर्ट में कहा कि आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर अपने मान लिए हैं, इसलिए कोर्ट को मान लेना चाहिए कि उसने पैसा उधार लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ चेक पर सिग्नेचर होना ही यह साबित नहीं करता कि पैसा उधार दिया गया था। अदालत ने पाया कि परिवादी के बयान विरोधाभासी हैं। परिवादी ने लोन देने की तारीख नहीं बताई, और परिवादी के पास पैसे देने की क्षमता का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला सही बताया गया और आरोपी को बरी ही रहने दिया गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस पर विस्तार से विचार किया। दोस्तों, अदालत ने कहा कि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत केस तभी बनता है जब 3 चीजें साबित हो। पहली, चेक उसकी वैध अवधि में बैंक में प्रस्तुत किया गया। दूसरी, बैंक से चेक लौटने के बाद 30 दिन के भीतर कानूनी नोटिस भेजा गया। और तीसरी, नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान ना किया गया। इन तीनों शर्तों को पूरा होने पर ही मामला अपराध बनता है। लेकिन एक और अहम बात है, धारा 139 का प्रेजम्पशन यानी कानूनी धारणा। इसका मतलब है कि जब कोई चेक दिया गया हो तो कानून यह मान लेता है कि वह किसी वैध देन को चुकाने के लिए दिया गया था। लेकिन यह धारणा रिबटेबल है, यानी कि आरोपी इसे खंडित कर सकता है। अगर आरोपी ये साबित कर दे कि ऐसा कोई असली ऋण नहीं था, तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अपनी बेगुनाही संदेह से परे नहीं, बल्कि प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं के आधार पर दिखानी होती है। जैसे अगर उसके बयान और सबूतों से ये संभावना बने कि पैसा कभी दिया ही नहीं गया था, तो ये पर्याप्त है।
इस केस में भी कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी बातों से खुद ही शक पैदा कर दिया। उसने ना तो ऋण देने का कोई स्पष्ट सबूत दिया, ना ही ये बताया कि उसने इतनी बड़ी रकम कहाँ से दी। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर शिकायतकर्ता के पास ना तो लिखित सबूत है, ना बैंक की एंट्री है, ना कोई टैक्स का रिकॉर्ड है, तो उसे केवल चेक दिखाने से तो न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, कोर्ट ने कई फैसलों का भी जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि सेक्शन 139 में जो धारणा है वह पूर्ण नहीं है, बल्कि आरोपी अगर ठोस परिस्थितियां दिखा दे तो वह धारणा खंडित हो सकती है और टूट सकती है। दोस्तों, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चेक बाउंस के हर मामले में सजा नहीं होती, बल्कि पहले यह देखना जरूरी है कि चेक किसी वैध लेन देन के लिए तो दिया गया था या नहीं। अब इसे एक आसान कहानी से समझिए। मान लीजिए रवि ने मोहन से 1 लाख रुपए मांगने का सोचा। मोहन ने कहा, ठीक है, पहले एक सिक्योरिटी चेक दे दो, फिर मैं सोचता हूँ। रवि ने भरोसे में आकर खाली चेक दे दिया, पर पैसा उसे कभी मिला ही नहीं। अब मोहन बाद में वही चेक बैंक में डाल देता और कहता है कि रवि ने पैसे नहीं लौटाए। अब अगर रवि यह दिखा दे कि पैसा कभी दिया ही नहीं गया था, तो कोर्ट यह मान सकता है कि यह चेक असली लेन देन के लिए नहीं था और उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही। जब शिकायतकर्ता खुद अपनी कहानी में उलझ जाए या अपनी कई बातें साबित नहीं कर पाए, तो आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने आरोपी को बरी किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को बिना किसी ठोस वजह के उन फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए जब तक कोई फैसला पूरी तरह से साक्ष्य के खिलाफ या अतार्किक ना हो। जब तक बरी के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस केस में अदालत ने पाया कि दोनों निचली अदालतों ने सबूतों के आधार पर सही फैसला दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं, और इस तरह परिवादी की अपील खारिज कर दी गई। दोस्तों, अब इस पूरे मामले से आपके लिए क्या सीख है वो बताता हूँ। हर चेक बाउंस केस में आरोपी दोषी नहीं होता। परिवादी को यह साबित करना जरूरी है कि चेक किसी असली ऋण या लेन देन के लिए दिया गया था। अगर वह यह साबित नहीं कर पाता तो सेक्शन 138 का अपराध नहीं बनता। दूसरी बात, अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो हमेशा उसका लिखित रिकॉर्ड रखें, जैसे एग्रीमेंट, बैंक ट्रांसफर या रसीद। तीसरी बात, इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे लेन देन को दिखाना जरूरी है, वरना अदालत इसे संदिग्ध मान सकता है। और चौथी बात, अगर आप आरोपी हैं और आपने सच में पैसा नहीं लिया तो घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी वित्तीय स्थिति, परिस्थितियां और विरोधाभासी जो बयान आते हैं कोर्ट के अंदर, उनके आधार पर यह दिखा सकते हैं कि कोई असली लेन देन नहीं थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें यह सिखाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देने के लिए बना है। चेक बाउंस के झूठे मामलों में अब कोई भी व्यक्ति सही सबूत और सच्चाई दिखाकर खुद को बचा सकता है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हर चेक बाउंस अपराध नहीं, अगर लेन देन साबित ना हो तो आरोपी निर्दोष है। यही है इस केस का सबसे बड़ा संदेश। अब जजमेंट का नाम नोट कर लें। जजमेंट का नाम है श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा, और ये 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में बताऊं कि चेक बाउंस में लीगल डिफेंस कैसे तैयार करें, तो कमेंट में लिखिए चेक डिफेंस, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना अब बहुत ही आसान है।